हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जोर लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, मगध के किस शासक ने अपनी प्रशासनिक राजधानी को पाटलिपुत्र से बदलकर अस्थायी रूप से वैशाली स्थानांतरित किया था ताकि वजदी क्षेत्र पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके। मगध के किस शासक ने अपनी प्रशासनिक राजधानी को पाटलिपुत्र से बदलकर अस्थायी रूप से वैशाली स्थानांतरित किया था ताकि वजदी क्षेत्र पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके। तो याद रखिएगा शिशुनाग ने। शिशुनाग जो है पाटलिपुत्र को बदलकर अस्थायी रूप से वैशाली स्थानांतरित किया था ताकि वजदी क्षेत्र पर जो है बेहतर नियंत्रण रखा जा सके, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शिशुनाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस विशिष्ट अनुच्छेद के तहत संसद को यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल गठित कर सकती है। तो याद रखिएगा संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है गठित कर सकती है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 323A के तहत जो है गठित कर सकती है। एडमिशन टर्मिनल को जो है ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को जो है गठित कर सकती है। याद रखना है अनुच्छेद 323A के तहत। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, आधुनिक नाभिकीय विज्ञान में भारी जल D2O का उपयोग मंदक के रूप में होता है। सामान्य जल की तुलना में भारी जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो याद रखिएगा सामान्य जल की तुलना में भारी जल का क्वथनांक जो है कितना होता है। तो याद रखना 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। 101.4 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में उग्र जनता ने जयनगर रेलवे स्टेशन और पटरियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में उग्र जनता ने जयनगर रेलवे स्टेशन और पटरियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। तो याद रखिएगा दरभंगा मधुबनी क्षेत्र के जो है जयनगर रेलवे स्टेशन और पटरियों को जो है पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। याद रखिएगा दरभंगा मधुबनी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 4 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, जब सूर्य का प्रकाश पानी की बूंद पर पड़ता है तो इंद्रधनुष के निर्माण में प्रकाश की कौन सी संयुक्त वैज्ञानिक परिघटना शामिल होती है। जब सूर्य का प्रकाश पानी की बूंदों पर पड़ता है तो इंद्रधनुष के निर्माण में प्रकाश की कौन सी संयुक्त वैज्ञानिक परिघटना होती है। तो याद रखना है कौन सी संयुक्त वैज्ञानिक परिघटनाएं होती है। तो अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, शेर शाह सूरी के केंद्रीय प्रशासनिक ढांचे में दीवान-ए-कज़ा विभाग के अंतर्गत नियुक्त होने वाले मीर-ए-अदल का मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से क्या था। शेर शाह सूरी के केंद्रीय प्रशासनिक ढांचे में दीवान-ए-कज़ा विभाग के अंतर्गत नियुक्त होने वाले मीर-ए-अदल का मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से क्या था। तो याद रखिएगा मीर-ए-अदल का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था। तो याद रखना है मुख्य काजी के फैसलों को लागू करना और न्यायिक न्यायपालिकों की कमान को संभालना था। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह ग्रुप के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है जिनकी संयोजकता +2 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह ग्रुप के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है जिनकी संयोजकता +2 होती है। तो याद रखिएगा जिनकी संयोजकता +2 होती है तो आपको याद रखना है किस समूह के तत्व होते हैं। तो समूह 2 के तत्व होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के ग्रुप के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है जिनकी संयोजकता +2 होती है। समूह 2 के तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में
किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है कहाँ है, तो मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मणिपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1937 के बिहार प्रांतीय चुनाव के बाद गठित पहली कांग्रेसी सरकार में शिक्षा और विकास मंत्री, एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर के रूप में किस महान नेता ने कार्यभार संभाला था। वर्ष 1937 के बिहार प्रांतीय चुनाव के बाद गठित पहली कांग्रेसी सरकार में शिक्षा और विकास मंत्री, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर के रूप में किस महान नेता ने कार्यभार संभाला था। तो याद रखिएगा किस महान नेता ने कार्यभार संभाला था। तो याद रखिएगा डॉक्टर सैयद मोहम्मद ने जो है कार्यभार संभाला था। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर सैयद महमूद। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, मानव शरीर में वसा फैट के पाचन के लिए आवश्यक पीत रस वाइल जूस का पीएच मान कितना होता है, जो इसे क्षारीय बनाता है। मानव शरीर में वसा फैट के पाचन के लिए आवश्यक पीत रस वाइल जूस का पीएच मान कितना होता है, जो इसे क्षारीय बनाता है। तो याद रखिएगा इसका मान जो है 7.6 से 8.6 के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा रहा है, मौर्य प्रशासन में संस्थाध्यक्ष नामक सर्वोच्च अधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किस विभाग की कमान संभालना और नियमन करना था। मौर्य प्रशासन में संस्थाध्यक्ष नामक सर्वोच्च अधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किस विभाग की कमान संभालना और नियमन करना था। तो याद रखिएगा किस विभाग की कमान संभालना और नियमन करना था। तो याद रखना राजकीय व्यापारिक मंडियों और व्यावसायिक केंद्रों का नियंत्रण करना था। क्वेश्चन नंबर 11 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती का निर्देश दे सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती का निर्देश दे सकते हैं। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 360 के तहत दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, हवाई जहाज के हाइड्रोलिक सिस्टम में उच्च दबाव को सहन करने के लिए और आग के जोखिम को कम करने के लिए किस विशिष्ट द्रव का उपयोग किया जाता है। हवाई जहाज के हाइड्रोलिक सिस्टम में उच्च दबाव को सहन करने और आग के जोखिम को कम करने के लिए किस विशिष्ट द्रव का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा किस विशिष्ट द्रव का उपयोग किया जाता है, तो फॉस्फेट एस्टर आधारित सिंथेटिक द्रव का जो है उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के बिहार आगमन के विरुद्ध में पटना में किस तारीख को पूर्ण देशव्यापी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। वर्ष 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के बिहार आगमन के विरुद्ध में पटना में किस तारीख को पूर्ण देशव्यापी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। तो याद रखिएगा देशव्यापी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था, तो 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को लागू किया गया था, आयोजित किया गया था। देशव्यापी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था 22 दिसंबर 1921 को। क्वेश्चन नंबर 14 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, यदि किसी साधारण लोलक सिंपल पेंडुलम को किसी एक ऐसी एलिवेटर लिफ्ट में रखा जाए जो नीचे की ओर जी गुरुत्वीय त्वरण के बराबर त्वरण से घिरे रही, तो लोलक का आवर्तकाल कितना होगा। यदि किसी साधारण लोलक सिंपल पेंडुलम को किसी ऐसी एलिवेटर लिफ्ट में रखा जाए जो नीचे की ओर जी गुरुत्वीय त्वरण के बराबर त्वरण से गिर रही हो, तो लोलक का आवर्तकाल कितना होगा। तो याद रखिएगा लोलक का आवर्तकाल जो है अनंत यानी
इन्फिनिट होगा। यदि किसी लोलक का सिंपल पेंडुलम जो किसी एलिवेटर लिफ्ट में रखा जाए जो नीचे की ओर जी गुरुत्वीय त्वरण के बराबर त्वरण से गिरी रही तो लोलक का आवर्तकाल जो है कितना होगा, तो अनंत इन्फिनिट होगा। क्वेश्चन 15 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनंत इन्फिनिट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने खलीफा के पद के महत्व को पूरी तरह नकारते हुए स्वयं को यामिन उल खिलाफत और नासिर अमीर उल मोमिन घोषित किया था? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने खलीफा के पद के महत्व को पूरी तरह नकारते हुए स्वयं को यामिन उल खिलाफत और नासिर अमीर उल मोमिन घोषित किया था? तो याद रखिएगा, यामिन उल खिलाफत और नासिर अमीर उल मोमिन घोषित किया था तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 16 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा रहा है, रसायन विज्ञान में विशेष वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण बनाने के लिए क्वार्ट्ज कांच का उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य रासायनिक घटक निम्नलिखित में से क्या है? रसायन विज्ञान में विशेष वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण बनाने के लिए क्वार्ट्ज कांच का उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य रासायनिक घटक निम्नलिखित में से क्या है? तो याद रखिएगा, इसका मुख्य रासायनिक घटक निम्नलिखित में से क्या है? तो याद रखना है, शुद्ध सिलिका सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 है। शुद्ध सिलिका सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। क्वेश्चन नंबर 17 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा है, बिहार का वह कौन सा सुदूर उत्तर पूर्वी जिला है जो पूर्व में पश्चिम बंगाल और उत्तर में सीधे तौर पर नेपाल देश के साथ अपनी भौगोलिक सीमा साझा करता है? बिहार का वह कौन सा सुदूर उत्तर पूर्वी जिला है जो पूर्व में पश्चिम बंगाल और उत्तर में सीधे तौर पर नेपाल देश के साथ अपनी भौगोलिक सीमा साझा करता है? तो याद रखिएगा, उत्तर में सीधे तौर पर नेपाल देश के साथ अपनी भौगोलिक सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 18 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किशनगंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा रहा है, वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने का आदेश देने वाले बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने का आदेश देने वाले बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो याद रखना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो सर एडवर्ड गेट थे, सर एडवर्ड गेट। क्वेश्चन 19 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सर एडवर्ड गेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा रहा है, मानव शरीर की उत्सर्जन प्रणाली में नेफ्रॉन की संग्रहक नलिका कलेक्टिंग डक्ट से जल के पुनरावशोषण को अत्यधिक बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन कवड़ापोडिन चैनलों को सक्रिय करता है? मानव शरीर की उत्सर्जन प्रणाली में नेफ्रॉन की संग्राहक नलिका कलेक्टिंग डक्ट से जल के पुनरावशोषण को अत्यधिक बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन एक्वापोडिन चैनलों को सक्रिय करता है? तो याद रखना आप सभी को, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन ADH वैसोप्रेसिन है। एंटीड्यूरेटिक हार्मोन ADH वैसोप्रेसिन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस आधुनिक जिले में प्राचीन काल का प्रसिद्ध विक्रमशिला महावीर स्थित था जिसे पाल राजा धर्मपाल द्वारा तिब्बती और बौद्ध विद्वानों के लिए स्थापित किया गया था? बिहार के किस आधुनिक जिले में प्राचीन काल का प्रसिद्ध विक्रमशिला महाविहार स्थित था जिसे पाल राजा धर्मपाल द्वारा तिब्बती और बौद्ध विद्वानों के लिए स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा, तिब्बती और बौद्ध विद्वानों के लिए स्थापित किया गया था, तो याद रखना भागलपुर में। जिसे पाल राजा धर्मपाल द्वारा तिब्बती और बौद्ध विद्वानों के लिए स्थापित किया था, भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 21 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष या सदस्यों को केवल सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष या सदस्यों को केवल सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 317 के तहत।
अनुच्छेद 317 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट के बाद जो है राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 317 के तहत याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है आधुनिक रसायन विज्ञान में व्युत्क्रम अनुपात का नियम लॉ ऑफ रिसिप्रोकल प्रोपजप्शन वर्ष 1792 में किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आधुनिक रसायन विज्ञान में व्युत्क्रम अनुपात का नियम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपजप्शन वर्ष 1792 में किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो याद रखिएगा वर्ष 1792 में किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो जेरेमियास रिचटर द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। वर्ष 1792 में किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। लॉ ऑफ रिसिप्रोकल प्रोपजप्शन याद रखना है, जेरेमियास रिचटर। क्वेश्चन नंबर 23 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जेरेमियास रिचटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है बिहार में बहने वाली कोसी नदी को सात धाराओं के मिलने के कारण नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है, जहां इसका प्रवाह अत्यंत तीव्र होता है। बिहार में बहने वाली कोसी नदी को सात धाराओं के मिलने के कारण नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है, जहां इसका प्रवाह अत्यंत तीव्र होता है। तो याद रखिएगा इसे सप्त कोसी नदी भी कहा जाता है। बिहार में बहने वाली कोसी नदी को सात धाराओं के मिलने के कारण नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है, तो सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है, जहाँ इसका प्रवाह जो है अत्यंत तीव्र होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सप्त कोसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है प्रकाश के किस विशिष्ट गुण के कारण जब प्रकाश की किरणें किसी अत्यंत बारीक धातु की जाली या सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क से गुजरती है तो चमकीले सतरंगी रंगों का पैटर्न दिखाई देता है। प्रकाश के किस विशिष्ट गुण के कारण जब प्रकाश की किरणें किसी अत्यंत बारीक धातु की जाली या सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क से गुजरती है तो चमकीले सतरंगी रंगों का पैटर्न दिखाई देता है। तो याद रखिएगा प्रकाश का विवर्तन कहलाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के किस विशिष्ट गुण के कारण जब प्रकाश की किरणें किसी अत्यंत बारीक धातु की जाली या सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क से गुजरती है तो चमकीली सतरंगी रंगों का पैटर्न दिखाई देता है। प्रकाश का विवर्तन डिप्रेशन ऑफ लाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डिप्रेशन ऑफ लाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है मुगल केंद्रीय प्रशासन में दीवान ए बायूतात नामक उच्च अधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किस कार्य की देखरेख करना था। मुगल केंद्रीय प्रशासन में दीवान ए बायूतात नामक उच्च अधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किस कार्य की देखरेख करना था। तो याद रखिएगा किस कार्य की देखरेख करना था, तो शाही कारखानों और भंडारों के वित्तीय बजट तथा मृत अमीरों की संपत्ति का लेखा जोखा रखना था। शाही कारखानों और भंडारों के वित्तीय बजट तथा मृत अमीरों की संपत्ति का लेखा जोखा रखना था। क्वेश्चन नंबर 26 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है रसायनों के औद्योगिक उत्पादन में सॉल्वे प्रक्रिया द्वारा धावन सोडा बनाते समय अमोनिया गैस की पुनर्प्राप्ति रिकवरी के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। रसायनों के औद्योगिक उत्पादन में सॉल्वे प्रक्रिया द्वारा धावन सोडा बनाते समय अमोनिया गैस की पुनर्प्राप्ति रिकवरी के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझा चूना का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान इंटाकी नेशनल पार्क स्थित है, जो अपने घने वनों और दुर्लभ पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान इंटाकी नेशनल पार्क स्थित है, जो अपने घने वनों और दुर्लभ पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा घने वनों और दुर्लभ पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 28 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नागालैंड। इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा नागालैंड में स्थित है, जो अपने घने वनों और दुर्लभ पक्षियों के लिए जाने जाते हैं, यानी घने वनों और दुर्लभ पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 29 से पूछा जा रहा है
महात्मा गांधी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान भारत में अपनी पहली भूख हड़ताल की थी। मिल मालिकों द्वारा अंततः कितने प्रतिशत प्लेग बोनस देना स्वीकार किया गया था? महात्मा गांधी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान भारत में अपनी पहली भूख हड़ताल की थी। मिल मालिकों द्वारा अंततः कितने प्रतिशत प्लेग बोनस देना स्वीकार किया गया था? तो याद रखिएगा कितना प्रतिशत प्लेग बोनस जो है देना स्वीकार किया गया था, तो 35% प्लेग बोनस जो है देना स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन 29 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है, मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन को छोटी आंत में पूरा करने वाला काइमोट्रिप्सन एंजाइम मुख्य रूप से किस अंग द्वारा स्रावित होता है? मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन को छोटी आंत में पूरा करने वाला काइमोट्रिप्सन एंजाइम मुख्य रूप से किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो याद रखिएगा किस अंग द्वारा स्रावित होता है, तो अग्नाशय पैनक्रीज के द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है, पाल वंशीय शासक धर्मपाल के बौद्ध शिक्षा के केंद्र नालंदा महाविहार के खर्च के लिए कितने गांवों का राजस्व सीधे तौर पर दान दिया था? पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने बौद्ध शिक्षा के केंद्र नालंदा महाविहार के खर्च के लिए कितने गांवों का राजस्व सीधे तौर पर दान दिया गया था? तो याद रखिएगा कितने गांवों का राजस्व सीधे तौर पर दान दिया गया था? तो याद रखिएगा 200 गांवों का जो है राजस्व सीधे तौर पर दान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को यह निर्देश देता है कि वे कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करें? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को यह निर्देश देता है कि वे कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करें? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 48 के तहत जो है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों को संगठन करने के लिए जो है अनुच्छेद 48A के तहत बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, परमाणु विज्ञान में किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की सक्रियता को मापने की पारंपरिक और बड़ी इकाई क्यूरी प्रति सेकंड कितने नाभिकीय क्षय के बराबर होती है? परमाणु विज्ञान में किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की सक्रियता को मापने की पारंपरिक और बड़ी इकाई क्यूरी प्रति सेकंड कितने नाभिकीय क्षय के बराबर होती है? याद रखिएगा कितने नाभिकीय क्षय के बराबर होती है? तो 3.7 × 10⁻10 क्षय प्रति सेकंड के बराबर होती है। परमाणु विज्ञान में किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की सक्रियता को मापने की पारंपरिक और बड़ी इकाई क्यूरी प्रति सेकंड कितने नाभिकीय क्षय के बराबर होती है? तो याद रखिएगा कितने नाभिकीय क्षय के बराबर होती है? तो 3.7 × 10⁻10 क्षय प्रति सेकंड के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 33 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध त्रिवेणी नहर का उद्गम बैराज स्थित है, जहां से गंडक नदी के पानी को उत्तर बिहार की कृषि सिंचाई के लिए मोड़ा जाता है? बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध त्रिवेणी नहर का उद्गम बैराज स्थित है, जहां से गंडक नदी के पानी को उत्तर बिहार की कृषि सिंचाई के लिए मोड़ा जाता है? तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 34 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। बिहार की कृषि सिंचाई के लिए मोड़ा जाता है पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, यदि किसी चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए जबकि आयतन स्थिर रहे, तो उस तार के नए विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए जबकि आयतन स्थिर है, तो उस तार के नए विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा उसके विद्युत प्रतिरोध पर जो है 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने कृषि विकास के लिए एक विशेष ऋण प्रणाली सोंधर या
तकावी ऋण की शुरुआत की थी ताकि अकाल के समय किसानों की मदद की जा सके। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने कृषि विकास के लिए एक विशेष प्रणाली सोंधर या तकावी ऋण की शुरुआत की थी ताकि अकाल के समय किसानों की मदद की जा सके? याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सोंधर या तकावी ऋण की शुरुआत की थी, सोंधर या तकावी ऋण की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ताकि जो है अकाल के समय किसानों को मदद की जा सके। क्वेश्चन नंबर 36 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, रासायनिक रूप से एस्प्रिन का उपयोग दर्द निवारक के रूप में होता है। इसका औद्योगिक निर्माण सैलिसिलिक एसिड के साथ किस रसायन की अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? रासायनिक रूप से एस्प्रिन का उपयोग दर्द निवारक के रूप में होता है। इसका औद्योगिक निर्माण सैलिसिलिक एसिड के साथ किस रसायन की अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, किस रसायन की अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो एजेटिक एनहाइड्रेट के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, औद्योगिक निर्माण सैलिसिलिक एसिड के साथ किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जोड़ा जाता है? तो एजेटिक एनहाइड्रेट को जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एजेटिक एनहाइड्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो मयूरभंज जिले में हाथियों और बाघों के संरक्षण के लिए एक प्रसिद्ध जैव आरक्षित क्षेत्र है? भारत के किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो मयूरभंज जिले में हाथियों और बाघों के संरक्षण के लिए एक प्रसिद्ध जैव आरक्षित क्षेत्र है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा में जैव आरक्षित क्षेत्र है। बाघों के संरक्षण के लिए एक जैव आरक्षित क्षेत्र जो है उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 38 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिले में हाथियों और बाघों के संरक्षण के लिए एक प्रसिद्ध जैव आरक्षित क्षेत्र है उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछा जा रहा है, वर्ष 1928 की नेहरू रिपोर्ट में भारत के भावी संविधान के मसौदों में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए कौन सी शासन प्रणाली अपनाने की सिफारिश की गई थी? वर्ष 1928 की नेहरू रिपोर्ट में भारत के भावी संविधान के मसौदे में केंद्र और राज्यों के शक्तियों के विभाजन के लिए कौन सी शासन प्रणाली अपनाने की सिफारिश की गई थी? तो याद रखिएगा, कौन सी शासन प्रणाली अपनाने की सिफारिश की गई थी? तो याद रखिएगा, संघीय प्रणाली फेडरल सिस्टम को अपनाने की सिफारिश की गई थी। क्वेश्चन 39 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, मानव शरीर में विटामिन B12 साइनोकोबालामिन के अवशोषण के लिए आमाशय की पार्श्व कोशिकाओं प्रेटिकल सेल्स द्वारा स्रावित होने वाला कौन सा कारक अनिवार्य होता है? मानव शरीर में विटामिन B12 साइनोकोबालामिन के अवशोषण के लिए आमाशय की पार्श्व कोशिकाओं पेरिटिकल सेल्स द्वारा स्रावित होने वाला कौन सा कारक अनिवार्य है? तो याद रखिएगा, पेरिटिकल सेल्स द्वारा स्रावित होने वाला कौन सा कारक अनिवार्य है? तो कैसलस इंट्रिंसिक फैक्टर जो है, कैसलस इंट्रिंसिक फैक्टर याद रखना है। पेरिटिकल सेल्स द्वारा स्रावित होने वाला कौन सा कारक अनिवार्य है? तो कैसलस इंट्रिंसिक फैक्टर जो है कैसलस इंट्रिंसिक फैक्टर जो है अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैसलस इंट्रिंसिक फैक्टर जो है अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही होगा कमेंट जरूर कीजिएगा।